उस समय तो माता जी की डेथ हुई थी, उसके बाद फिर पिताजी की भी डेथ हो गई। तो पारिवारिक तो ये है कि मम्मी पापा लोग पढ़े नहीं थे, लेकिन अब उनके मेहनत की वजह से यहाँ तक पहुँच पाए हैं बस। तो माँ बाप भी जब फोन करते हैं तो बच्चा, हाँ मम्मी फोन कर रहा हूँ मैं जल्दी से, दोस्तों का फोन आता है वो उठा लेता है। माँ बाप तो सब कुछ है इस लाइफ में, मतलब वो आपको यहाँ तक बड़ा करके यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों से मिलने के लिए वही सक्षम बना रहे हैं कि यहाँ पे आके नए नए दोस्त बना पा रहे हैं। जिस मोबाइल से रील्स बना रहे हैं, मोबाइल भी वही ला के दे रहे हैं। तो फिर माँ बाप तो मतलब हम तो ऐसा नहीं कहेंगे कि ऐसे लोग करें, क्योंकि मैं तो अपने जीवन में जब दिल्ली गया पढ़ने कैसे कैसे जाके बड़े एफर्ट लगा के तो दिल्ली गया पढ़ने। फिर यहाँ भी आया तो 5-6 साल 7 साल मैंने पढ़ाई में इधर जब बिता दिया घर से दूर, तो माँ बाप की इतनी अहमियत समझ में आती थी। अब पछतावा होता है कि यार अब सिलेक्शन के बाद जब मौका आया कि उनके साथ रह पाऊँ, उनके साथ मिल पाए, तो अभी वो है नहीं साथ में, तो बहुत बुरा। स्पेक्ट्रम है, विपिन स्पेक्ट्रम भी आपने नहीं पढ़ा? स्पेक्ट्रम है, विपिन चंद्रा, लक्ष्मीकांत, ये सब कुछ नहीं पढ़ा है हमने। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ये सब? बस कोचिंग का नोट्स और अपना दृष्टि का बुक था, क्विक बुक, वहाँ से पढ़ा मैंने। जो सबसे ज़्यादा फोकस किया ना, वो मैंने फोकस किया करंट की चीज़ों पे। मैंने टेस्ट सीरीज बहुत लिखा, जैसे क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए पॉलिटी से क्वेश्चन है, पॉलिटी से कम 300-400 क्वेश्चन लिख दिए। कभी ऐसा हुआ है कि महीने का खर्चा घर से ना आया हो, और ये सब मोमेंट तो जीवन में बहुत यादगार। ऐसा लाइफ में जीवन में तब आया था जब जैसे कोरोना का टाइम था। उस टाइम जैसे फल वल की दुकान ही चलती थी, तो उस समय अब हम लोग यहाँ ऐसा नहीं होता कि सेविंग बचा के लोग रखते होते हैं, उतना तो आता है ख़त्म होता है, रोज़ का कमाना खाना होता है। तो उस टाइम ऐसा था कि 3-4 महीने तक सारी दुकानें वगैरह बंद थी। तो उस टाइम नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इस समय हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रांगण में खड़े हैं और हमारे साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही पूरा छात्र और वर्तमान में डिप्टी एसपी पद पर चयनित अरविंद सोनकर भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो भैया आपको इस वीडियो में और हमारे चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत दिन से ये कवायद चल रही थी कि कब भैया से मुलाकात हो और कब जो है इनका इंटरव्यू लिया जाए, क्योंकि ये प्रेरणा स्रोत रहे हैं हम सभी युवाओं के लिए, और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने जो सफलता प्राप्त की है उसके लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चे तैयारी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब रहते हैं। भैया तो कितने साल बाद आप इस प्रांगण में आए हुए हैं? सबसे पहला सवाल आपसे। मैं तो यहाँ जब कोरोना लगा था उसी टाइम आया था लास्ट टाइम। तब से तो मैं इस एकेडमी में कभी आ नहीं पाया। तो यहाँ की यादें तो बड़ी आती हैं। कभी कभार आता था तो 1-8 दिन के लिए आता था, लेकिन यहाँ का कुछ ऐसा रहता था कि जब भी आता था रात में आता था, गेट बंद रहता था तो देख नहीं पाता, दूर से ही देख के चले जाते थे। लेकिन आज अंदर आके काफ़ी अच्छा लग रहा है, अपनापन सा फील हो रहा है यहाँ पे। अपनापन। अच्छा, इसी विश्वविद्यालय से आपने बहुत सारी चीज़ें क्या क्या मतलब इस विश्वविद्यालय से आपका हुआ है? इस विश्वविद्यालय से मैं मोस्टली ग्रेजुएशन किया है। बीए जब 2016-2019 बैच में मैंने यहाँ पे किया था, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, लिटरेचर से। तो कोर्स तो बस यही किया 3 साल, लेकिन 3 साल में जो यादें हैं ना, वो कई सालों के बराबर है मेरे लिए। मतलब इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और इंग्लिश लिटरेचर, जी, मतलब 3 सब्जेक्ट आपके थे। तो इंग्लिश ज्यादा बोरिंग लगता था? कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा बोरिंग लगता था? बोरिंग तो हम लोग के लिए थोड़ा सा इंग्लिश लिटरेचर टफ ज़्यादा था, क्योंकि हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड आर्ट बैकग्राउंड से हैं, और मतलब कि थोड़ा सा मीडियम में हिंदी रहा है, तो थोड़ा सा इंग्लिश को समझने में, वो करने में थोड़ा सा दिक्कत तो होती थी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। बाकी जैसे ज्योग्राफी में तो मतलब बहुत नंबर हमेशा हमारे बहुत अच्छे आते थे, टॉपर रहता था ज्योग्राफी में। इकोनॉमिक्स में भी बहुत अच्छा था। बाकी थोड़ा सा इंग्लिश लिटरेचर में कमजोर थे। अच्छा, जैसे ये बताइए कि शुरुआत से ही डिप्टी एसपी बनने का सपना था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आने के बाद यहाँ की पौधी ऐसी होती है कि यहाँ जो शुरुआत से तो देखिए मेरा बैकग्राउंड तो ऐसा है कि शुरुआत से कुछ सपना ही नहीं था कि करना क्या है जीवन में, कुछ नहीं। यहाँ पे आने के पश्चात जैसे जैसे ग्रेजुएशन होता गया, 2 साल 3 साल, तीसरे साल तक तो आके समझ में आया कि सिविल सेवा में जाना है। उसके बाद मतलब तैयारी के लिए सोचे, दिल्ली गए, तो वहाँ से तैयारी करके सोचे, तब जाके चीज़ें आगे बढ़ी। पहले तो मन में था ही नहीं कि कुछ करना भी है। मतलब आपका पारिवारिक बैकग्राउंड मैंने जितना भी अध्ययन किया है, क्योंकि आप जब चयनित हुए थे, जब आपका इंटरव्यू था, तो मैंने लोक सेवा आयोग के बाहर आपका इंटरव्यू दिया था आज के 3 साल शायद पहले। तो मतलब पारिवारिक बैकग्राउंड भी आपने बताया था कि आपकी माताजी या पिताजी किसकी डेथ हो गई थी? उस समय तो माता जी की डेथ हुई थी, उसके बाद फिर पिताजी की भी डेथ हो गई। तो पारिवारिक तो ये है कि मम्मी पापा लोग पढ़े नहीं थे, लेकिन अब उनके मेहनत की वजह से यहाँ तक पहुँच पाए हैं, बस यही जितना कह पाएँ। तो उनके मेहनत, उनके त्याग, बलिदान, समर्पण की वजह से यहाँ तक पहुँच पाए। माता पिता का भैया बहुत बड़ा रोल होता है सभी की ज़िंदगी में, और आपकी भी लाइफ में जो भी आपको मोटिवेशन मिलता होगा आज, अगर वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन फिर भी आपको देख रहे हैं, उनके सपने को आप साकार करने के लिए, क्योंकि ऐसे करोड़ों युवा हैं
और करोड़ों लोग हैं जो बहुत ही नीचे तबके से आने के बाद अपने आप को किस तरीके से बनाते हैं। और इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अच्छा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का क्या रोल रहा है आपकी सफलता में? इलाहाबाद विश्वविद्यालय का तो रोल मैं कहूँ तो मैं यहाँ तक जो हूँ, यहाँ पर आज जिस पद पर हूँ, इसमें सबसे बड़ा योगदान तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ही है। अगर मैं इस यूनिवर्सिटी में आता नहीं तो कभी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए मैं आगे ना बढ़ पाता, ना मैं इस चीज़ के बारे में जान पाता। जब मैं यहाँ आया तब मैं यहाँ के आके माहौल देखा कि सिविल सेवा क्या होती है, उनके बारे में जाना, एग्ज़ाम कैसे होता है। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि ये यूपीएससी के एग्ज़ाम के थ्रू आईएएस बनते हैं लोग। उस टाइम जब हम लोग गाँव में पढ़ते थे घर पे, तो अपने वो तो जब इलाहाबाद आए तब यहाँ पे चीज़ें समझ में आई कि यहाँ पे सिविल का माहौल है, यहाँ पे सिविल एस्पिरेंट इतने ज़्यादा रहते हैं। तो उनसे चीज़ों को देखा, फिर धीरे धीरे लोगों से मोटिवेट होते होते दिमाग में वो चल गया कि नहीं अपने को भी यूपीएससी करना है। फिर उस तैयारी में घुसे और एग्ज़ाम दिया। स्टार्टिंग में ही पहले ही अटेम्प्ट में हो गया डीएसपी। अब तो भैया 22 साल की उम्र में शायद डीएसपी बने थे, क्योंकि ग्रेजुएशन आपने जैसे किया वैसे उसके बाद ही आपने ग्रेजुएशन हमने किया 2019 में। उसके बाद जैसे कि कोरोना लग गया था तो उसी टाइम प्रिपेयरिंग शुरू की थी। तो 2020 की लास्ट से तैयारी शुरू की थी, 2021 का छोड़ देते, 2022 वाले में सिलेक्शन हुआ था। तो एज तो मतलब ये है कि 24 साल की एज था उस टाइम। तो तैयारी हम लोग 21-22 में शुरू किए थे। अच्छा, जैसे कि अब सीधे सवाल, इस समय बहुत सारे बच्चे एडमिशन्स भी चल रहे हैं। हाँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रांगण में आप खड़े हैं, यहाँ के पूरा छात्र भी हैं, हमारे सबके प्रेरणा स्रोत भी आप हैं भैया। तो जो बच्चे कहते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, बहुत सारे बच्चे 3 साल यहाँ पे रहने के बाद बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो ये पाते हैं कि वो अपने आप को वहीं 12th के स्थान पे खड़ा पाते हैं जैसे ग्रेजुएशन बाद वो पाते हैं। तो ये सब आपके भी साथ घटित हुआ है कि आप ग्रेजुएशन के साथ बच्चे तैयारी कैसे करें इस पे? ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जब मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन में आया तो मेरा तो ये सपना था कि चलो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में खूब आराम से घूमते फिरते हैं, चीज़ों को समझते हैं करना क्या है। तो फर्स्ट ईयर में तो पहले आराम से घूमा फिरा, यूनिवर्सिटी का ये जो अपना ग्रेजुएशन की चीज़ें यही पढ़ा, उसके बाद कुछ पढ़ा नहीं। और जब सेकेंड ईयर में गया तो थोड़ा यूपीएससी के सपने आने लगे थे, फिर साइड से कोचिंग ज्वाइन कर लिया यहीं पे। मैंने उस समय इकोनॉमिक्स का और ज्योग्राफी का कोचिंग ज्वाइन कर लिया था। फिर उसके बाद थर्ड ईयर गया तो उसमें हिस्ट्री का और पॉलिटी का ज्वाइन कर लिया था। तो ये फ़ायदा उस समय ये हुआ कि मेरा ग्रेजुएशन तो चल रहा है यहाँ से, साइड से है कि बाकी सारे सब्जेक्ट के मैं बहुत अच्छे से तैयारी तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उनका कहीं ना कहीं बेसिक तो मेरा तैयार होता जा रहा है कि हाँ चलो, जब मैं ग्रेजुएशन बाद पूर्ण रूप से जब तैयारी में समर्पित हो जाऊंगा तो मुझे पॉलिटी में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, इनमें क्या पढ़ना है। तो एक पहले से हमारी भूमिका तैयार रहेगी, अच्छा तैयारी रहेगी, नोट्स हमारे रहेंगे। तो ये चीज़ें हमने किया, तो वो हम ग्रेजुएशन में ही फ़ायदा किया। और ग्रेजुएशन के बाद मैंने गाँव से एमए डाल दिया था तैयारी के लिए। उसके बाद मैंने कभी मतलब बता रहा हूँ ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हमने, लेकिन मेरा 2 बार जेआरएफ क्वालिफाई हुआ एमए में ही। एमए फर्स्ट ईयर में भी हमने जेआरएफ क्वालिफाई किया, एमए सेकंड ईयर में भी जेआरएफ क्वालिफाई किया। एमए मेरा गांव से जैसे खत्म हुआ मेरा तुरंत इनरोल्ड हो गया। मेरठ यूनिवर्सिटी से मैं इनरोल्ड था, दिल्ली के पास ही कॉलेज है, वहाँ पे इनरोल्ड हमने करा लिया था ताकि आने जाने में भी आसानी रहे। तो आप ये मत कहिए कि यहाँ पे जो पढ़ा हुआ है वो कभी बेकार जाएगा, चाहे वो है। आप यहाँ पे जो कुछ पढ़े, डिपार्टमेंट में पढ़े चीज़ें, सब चीज़ें आपको याद आएंगी। बस ये है कि आप कितना फोकस होकर यहाँ पढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं, वो आपके लिए बहुत मायने रखता है। यहाँ आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं चीज़ें, आपको लगेगा कि बेकार है। जब आप जीएस पढ़ेंगे तो लगेगा कि यार ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है यहाँ पे। भैया जितना अच्छा यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है आपने पढ़ा है, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, तो वो सारी की सारी चीज़ें तो यूपीएससी से मैच होती हैं। वही बात है, जैसे आप मान लीजिए कि जैसे हमने यहाँ मेरा ग्रेजुएशन में जैसे कि ज्योग्राफी था, तो मेरा सबसे ज़्यादा जो योगदान है सिलेक्शन में वो ज्योग्राफी का है। क्योंकि ज्योग्राफी का मैंने ऑप्शनल का बहुत ज़्यादा कोचिंग नहीं किया है, कुमार गौरव से बहुत थोड़ा ही पढ़ पाया था, लेकिन मैंने सेल्फ स्टडी उस पर बहुत अच्छी काम किया। और उससे मेरी पकड़ इसलिए आई क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन में वो रखा था, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग उसके प्रति ज़्यादा अच्छी थी, मेरी रुचि उसमें ज़्यादा पढ़ने को थी। मैंने ऑप्शनल वो रखा, मेरे 2 बार जेआरएफ क्वालिफाई हुआ ज्योग्राफी से। मैंने वो क्या नाम है कि जब ऑप्शनल रखा वहाँ भी मुझे नंबर अच्छे खासे मिले। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का बहुत योगदान है। ज्योग्राफी आया कहाँ से? यूनिवर्सिटी से, क्योंकि 2 यूनिवर्सिटी सर भी उस समय थे, ऐसे सोजा सर थे, आलोक दुबे सर थे, ऐसे सोजा सर का वीडियो भी देखा था हमने बहुत। जब उस टाइम हम लोग जब ग्रेजुएशन में थे तब भी उनका वीडियो देखते थे ऐसे। तो काफ़ी मतलब यहाँ मतलब अगर आप मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्रोफेसर पढ़ाने पे ना भी जाएँ तो थोड़ा अपने से भी चीज़ों को पढ़ेंगे ना, तो वो भी चीज़ें आपको काम करेगी आगे जीवन में, बहुत काम करेगी। आप जो है कि पूरा सिलेबस वगैरह एक बार अच्छे से पढ़ें खुद से चीज़ों को। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना, उस टाइम तो उतना सोशल मीडिया नहीं, मतलब इतने सारे वीडियो नहीं पड़े होते थे कि देख ले तुरंत। अब तो इतने सारे वीडियो हर चीज़ से रिलेटेड, हर टॉपिक आपको यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं भी मिल जाएगी। नेट पे सर्च सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो अगर आप टीचर ना पढ़ा रहे हैं तो उसे सर्च करिए, ऑनलाइन पढ़ लीजिए कहीं से भी। हाँ, लेकिन बहाना भैया बनाते रहेंगे तो पूरी जिंदगी भर बहाना ही बनाते रहेंगे। बहाना तो बनाने का कोई, वो अपने एम के ऊपर है, आप कितना अपने
मोटिव को लेकर कितना फोकस है, अपने एम को लेकर कितना फोकस है। ये जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भैया आप पढ़े हैं और यहाँ आने के पहले जब आप यहाँ पे नहीं आए हुए थे तो छात्र संघ का तो बहुत बड़ा रुतबा था। जब आपने यहाँ एडमिशन लिया उसके बाद जो बाहर लोग बोलते थे कि पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ दिन भर नेतागिरी होती है, ये सारी चीजें होती है, तो आपने यहाँ आने के बाद क्या अलग जो है फेस किया? देखिए, चुनाव तो यहाँ पे मतलब बहुत सालों से चलता रहा है, तो उसका मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे इम्पैक्ट है। आप अपना क्षेत्र पहले से डिसाइड करिए। चुनाव जिनको लड़ना है वो उनका क्षेत्र अलग है, आपको सीधे अपने पढ़ाई फोकस रहना। जब मैं था तो मेरे हॉस्टल से भी बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते थे, मैं भी चुनाव में बहुत सक्रिय था, लोगों का प्रचार करना, घूमना फिरना, तो उसका भी एक अपना अलग ही मजा है। उसमें बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है, देखने को मिलती है अपने कॉलेज में। बाकी मतलब अपना फोकस आप पढ़ाई पर रखिए। देखिए, यहाँ पे आते हैं लोग तो सबका यहाँ आने के बाद जैसे ग्रेजुएशन में आया वो सबके बाद उसमें धीरे धीरे सबका अपना सपना बदल जाता है। कोई मान लीजिए कोई पढ़ाई लिखाई पे चला गया, किसी को पॉलिटिक्स में अपना जाना हो तो वो पॉलिटिक्स में भी चला गया। तो कहीं ना कहीं ये जगह ऐसी है कि आपको पॉलिटिक्स में भी मंच एक प्रदान करते हैं। हमारे भारत में बहुत बड़े जो है कि बहुत बड़े बड़े नेता जो है कि इस यूनिवर्सिटी से निकले थे, ये भी हमारी यूनिवर्सिटी के गौरव की बात है। अच्छा, ये यहाँ पे कभी आप बैठे कि नहीं बैठे हैं? यहाँ पे जो है बहुत सारे बच्चे क्लास जो है करने के बाद यहाँ बैठते हैं, और बरगद वाला जो वृक्ष है वहाँ पर भी बहुत लोग बैठते हैं भैया। ये जो है कि ये जगह जो है कि मेरी बहुत फेवरेट रही है, मतलब कि इसका मैंने नाम संगम रखा था। अच्छा, इसका नाम आपने संगम रखा था? दिखा दीजिए सभी को, क्योंकि ये 3 रास्ते आके यहाँ मिलते थे। और अब मतलब मैं बताऊं कि 3, ये वाला तो अभी बना होगा शायद जल्दी में, तो इसको नहीं, हम लोग ये मेन रास्ता जो है यहाँ पे 3 रास्ता था, तो इसका नाम मैंने संगम रखा था। और जैसे मैं बताऊं तो हफ्ते में 7 दिन होते थे, 5 दिन तो मैं यूनिवर्सिटी की जितने भी चीजें होती कुछ नहीं पढ़ता था, और सैटरडे संडे जैसे ऑफ रहता था तो मैं सुबह आता था यहीं पे, सुबह से लेके शाम तक यहीं पढ़ता था बैठ के चुपचाप। और मेरा ये मतलब डेली का रूटीन रहता, मतलब हमेशा का रूटीन था। हर हफ्ते 5 दिन ना पढ़ता था, लेकिन 2 दिन तो मैं जरूर पढ़ता था, इसके लिए केवल ग्रेजुएशन में अपना जो सब्जेक्ट है। मतलब आप समझ लीजिए कि 5 दिन ना ही पढ़ो, लेकिन 2 दिन जितना पढ़ो जम के पढ़ो। और भैया यहीं पे आके बैठ के पढ़ते थे। ये अपनी एकदम रियल स्टोरी यहाँ पे आपको बता रहे हैं, और आपको भी बहुत सीखने की इनसे आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बच्चे जब सपना लेकर बहुत बड़ा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आते हैं IAS PCS बनने का, तो वो बहुत डिमोटिव। भैया अच्छा, जैसे ये बताइए, जैसे कोई बच्चा 3 साल यहाँ से गुजार दिया है और वो अपने आप को ये फील करता है कि ना हम जैसे कोचिंग करेंगे, कोचिंग जैसे फर्स्ट ईयर में आते हैं बच्चे तो सोचते हैं कि सेकंड ईयर में कोचिंग ज्वाइन करेंगे, सेकंड ईयर में पहुंचते हैं तो सोचते हैं कि 1 साल और, थर्ड ईयर में जब अटेम्प्ट आएगा, करंट अफेयर जब इशू तगड़ा रहेगा तब तुरंत हम दे के तुरंत कर देंगे। जब बच्चा थर्ड ईयर में पहुंचता है तो ये सोचता है कि पहले तो एमए का एंट्रेंस दे दें, फिर जब एमए करने लगता है तो JRF के लिए वो सोचने लगता है कि पहले व्यवस्था, बैकअप प्लान। तो क्या इलाहाबाद में विकल्प है और दिल्ली में संकल्प है? तो क्या इससे भी जो रेटिंग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सफलता की है वो बहुत डाउन हुई है, कि जितने सिलेक्शंस पहले होते थे वो इस समय वर्तमान में? देखिए क्या है कि पहले तो आपको जब आप आते हैं तैयारी में, पहले यहीं आते हैं ग्रेजुएशन में, तो पहले आप अपना माइंडसेट 1 साल के अंदर क्लियर कर लीजिए कि आपको मेनली फोकस किस पे रहना है। सिविल सेवा में जाने के लिए फोकस रहना है, या फिर ग्रेजुएशन, अरे आपको नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर। आप चाहें तो जैसे मान लीजिए कि आप पूरी फोकस जैसे UPSC की तरफ रखिए, साइड मतलब एक प्लान B के तौर पे उसे रख सकते हैं। जैसे क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आप UPSC की तैयारी करेंगे, आप नेट JRF के अलग से आपको बहुत ज्यादा तैयारी करना पड़ेगा। मैंने कभी तैयारी नहीं की, मैंने आज तक सिलेबस नहीं देखा नेट JRF का, लेकिन फिर भी क्वालिफाई किया। तो कोई वो क्यों क्वालिफाई किया, वो कारण ये है कि जैसे मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो ज्योग्राफी को ऑलरेडी डीप में पढ़ते हैं। फिर जो नेट JRF का फर्स्ट पेपर होता है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें रीजनिंग, मैथ, ये सारी चीजें हम सिविल के लिए पढ़ते हैं, तो वहाँ पढ़ते हैं हम कहीं ना कहीं। फिर इन्वायरमेंट आता है, उसमें पैराग्राफ आता है, कुछ चीजें होती है 10-15 क्वेश्चन जो नहीं पढ़ पाते हम कहीं, तो उसके लिए ना भी पढ़े, कुछ तुक्के से चीजें हो जाती हैं। तो इतना है कि मतलब नेट JRF के लिए आपको अलग से भागने की जरूरत नहीं है, MA के एंट्रेंस के लिए आपको अलग से भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब आपने 3 साल ये अच्छे से पढ़ा और चीजें की, तब कहीं भागने की जरूरत नहीं। और आप चाहें तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ हैं, आपके पास सुबह से लेकर कम से कम 12-14 घंटे तो आपको टाइम है पढ़ने का ना, तो 12-14 घंटे में अगर आप चाहें तो BA फर्स्ट ईयर चलिए निकल गया, BA सेकेंड ईयर से आप कोचिंग साइड में अगर करना चाहें तो साइड में कर लीजिए अपना। आप चाहें तो वहाँ कोचिंग करके भी अपना 2-3 घंटा दे के आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ लीजिए, ये भी फायदा है। अगर आपको कोचिंग से गाइडेंस लेना है, अगर स्टार्टिंग से ही तैयारी करना है तो ये कर लीजिए, या तो आप ग्रेजुएशन करके पूरा ग्रेजुएशन अच्छे से कर लीजिए, ग्रेजुएशन के बाद पूरा लग जाइए वहाँ साइड में। अच्छा भैया, जैसे ये बहुत सारे बच्चे ये प्लान बनाते रहते हैं कि हम कोचिंग करें, ऑनलाइन ऑफलाइन जाएं, और प्लान बनाते बनाते उनका पूरा समय बीत जाता है, और बाद में वही बच्चे डिमोटिवेट होते हैं, और वही बच्चे जब बाहर जाते हैं तो यूनिवर्सिटी के विषय में बताते हैं कि यूनिवर्सिटी से हमको कुछ नहीं मिला, सारी चीजें हैं। तो आपके भी साथ बहुत सारे आपके मित्र रहे होंगे, आप भी देखे होंगे कि वो पहले किस लेवल पे थे और 3 साल बाद
या आज किस लेवल पे हैं? देखिए मैंने, मेरे साथ जितने लड़के थे उसमें जो मैंने देखा कि बहुत लड़के ऐसे थे कि जो अभी तक मतलब पीटी भी अभी देना शुरू किए हैं, मेरे साथ ही गए थे। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है ना कि उनको मतलब शुरू से जाने के बाद वो तलब नहीं थी, जैसे लगता है कि चाहिए कि नहीं मुझे करना है। आप, मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ें जो आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं उसे आप 8 साल में पाइए, 2 साल में पाइए, दोनों के लिए डिफरेंस है। आपको 2 साल में पाना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो ये तैयारी इतनी मतलब इतना फाइट है यहाँ पे कि आपको टाइम तो लगना ही है, बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको तुरंत हमेशा फोकस होकर पढ़ाई करना पड़ेगा। आप थोड़ा भी दाएं बाएं होंगे तो दिक्कत होगी। आप पहले अपना जो आपका लक्ष्य है उसे क्लियर कर लीजिए कि हमें किस क्षेत्र में जाना है। अगर आप चाहते हैं कि नेट जेआरएफ करके भी साइड से दोनों चीज़ें करना, तो थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी। तो उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी आपको, आप कैसे मैनेज कर पाते हैं पढ़ाई को, कि आपको कितने घंटे यहाँ देना है, कितने घंटे वहाँ देना है। अगर आप रेगुलर, मुझे लगता है कि जैसे आप इन जगहों से, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे जगहों से अगर रेगुलर पीएचडी करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत तो आती है पढ़ाई में, क्योंकि आपको प्रोफेसर भी आपसे पूरा टाइम लेते रहते हैं, तो थोड़ा सा यूपीएससी की तैयारी में दिक्कत होती है। तो इसलिए अपना फोकस एक पहले बना लीजिए कि हमें 1-1.5 साल कोचिंग कर लेना है साइड में, अगर कोचिंग करना हो तो। और कोचिंग कोई ज़रूरी नहीं कि आप कोचिंग करें ही। कोचिंग देखिए, मैं ये कहता हूँ कि कोचिंग उनके लिए ज़रूरी है जो जिनका बेसिक एकदम क्लियर नहीं है। तो कोचिंग ये होता है कि आपको एक बार डायरेक्शन अच्छी दे देता है, आपको एक बार सिलेबस पूरी समझ में आ जाती है, आपके पास प्रॉपर नोट्स आ जाता है। पढ़ना खुद ही से है, मेन पढ़ाई तो अपने सेल्फ स्टडी से ही है। लेकिन हाँ, कोचिंग ये है कि आपको एक बार गाइडेंस अच्छी दे देता है। तो कोचिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंस है अपनी लाइफ में, तैयारी में। तो यही सारी चीज़ें हैं। अच्छा भैया, जैसे कि ये बताइए कि घर परिवार के बारे में कुछ बताइए कि जब आप शुरुआत में थे, अच्छा एंट्रेंस आपका तो क्लियर हुआ था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, बिना हाँ एंट्रेंस के एडमिशन होता ही नहीं है। तो मतलब पारिवारिक स्थिति आप बता रहे हैं कि आपके पिताजी शायद फल की दुकान लगाते थे। हाँ, मेरे जैसे घर में ये है कि फल का दुकान है। मऊ डिस्ट्रिक्ट मेरा घर पड़ता है। 5 बहनें 2 भाई हैं हम लोग। तो 5 बहनें 2 भाई हैं, उसमें 3 बहनों की तो शादी हो गई, 2 छोटी हैं, बाकी एक बड़े भाई हमारे। तो वही सारा दुकान उकान अपना देखते हैं। तो जब मैं यहाँ पे आने वाला था तो मुझे कुछ पता नहीं था इससे पहले। तो इससे पहले मैं जब ग्रेजुएशन किया था, अरे 12th किया, तो मैं बनारस चला गया था एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए। तो थोड़ा मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब मैथ वैथ थोड़ा वीक था। तो उसमें एक्स ग्रुप की तैयारी करता था, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि यार, मुझे लगता था मेरा होगा नहीं। तो मैं वहाँ छोड़ के फिर मैंने बाकी का सोचा कि एग्ज़ाम ऐसे सीजीएल वगैरह दूंगा। तो पता चला कि यार इसके लिए ग्रेजुएशन करना होता है। ये मुझे पहले नहीं पता था। पहले मुझे गांव का ही ग्रेजुएशन हम लोग देखे थे, तो गांव का ग्रेजुएशन यार ऐसे ही बहुत हल्के में लेते हैं लोग, हम लोग को पता नहीं था। गांव में तो हम लोग के गांव में तो पॉलिटेक्निक और आईटीआई ये सब चलता है, आईटीआई आईआईटी ये सब सारी चीज़ें तैयारी लोग मैक्सिमम चलता है कि उनके माइंड में ही रहता है। तो ये तो चलता ही नहीं है। तो फिर जब सोचा ग्रेजुएशन का, तो हमने बीएचयू का एंट्रेंस दिया था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का दिया था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अच्छी रैंक थी, यहाँ भी हो गया। बीएचयू में भी अच्छी रैंक थी, वहाँ भी हो गया। लेकिन हम यहाँ पर इसलिए आए कि सिविल की तैयारी में थोड़ा सा सोचे कि यहाँ पे सीजीएल की भी तैयारी है, बाकी सारी चीज़ों की तैयारी है, इलाहाबाद तैयारी का गढ़ माना जाता है, तो यहाँ पे तैयारी भी कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर आए। फिर यहाँ पर आए, हॉस्टल में गए। हॉस्टल में जाने के बाद मतलब 2-4 महीने के बाद ही सब चीज़ चेंज हो गया जीवन। वहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात हो गई, अच्छे अच्छे लोगों से, जिनसे मोटिवेशन भी मिला, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हॉस्टल से। हॉस्टल ने तो मतलब क्या ही बताएं, हॉस्टल ने बहुत कुछ दिया है मुझे। तो हॉस्टल का अपना अलग ही लाइफ में नहीं, महत्व जैसे है। बहुत भैया बच्चे आते हैं अभी शुरुआत में, जैसे अभी, हाँ ये भी आपसे सवाल करना है कि हॉस्टल के बाहर उनसे इंट्रो लिया जाता है, बहुत सारे बच्चे इंट्रो लेते हैं, वो बच्चे कल्चर को समझ नहीं पाते। मान लीजिए जो जैसे वो मतलब जब फर्स्ट ईयर में आने के बाद थोड़ा सा एक अलग सा उत्साह रहता है ना कि कैसे मेरा कोई पूछ सकता है नाम, ऊंची आवाज में बात करना। तो उन बच्चों के लिए भी थोड़ा बताइए कि हॉस्टल का क्या कल्चर होता है, हॉस्टल में जाने के बाद क्या चीजें आपको नहीं मिलेंगी। हॉस्टल में जाने का सबसे बड़ा मतलब, हॉस्टल तो आपकी लाइफ में बहुत बहुत महत्व रखता है। देखिए जैसे हम लोग हॉस्टल में गए, तो मेरे हॉस्टल में क्या है कि बहुत सारे लोग सीनियर हैं, बहुत सारे लोग जूनियर हैं। तो इंट्रो भी हुआ, वो इंट्रो बुला के बोलते थे। इंट्रो का मतलब ये थोड़ी ना कि आपको मारना पीटना है फिर जलील करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इंट्रो का मतलब ये होता है कि जब तुम इस हॉस्टल में आए, यहाँ से तुम्हारा नाम जुड़ा यूनिवर्सिटी से, तो तुमको हर चीज़ की तमीज़ आ जाए, बात करने की, लोगों से बात करना है, कैसे कपड़े पहनने, कैसे रहना है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें। और बहुत सारे लोग गाँव से आते हैं जो तो डरे सहमे से एकदम रहते हैं, उनको डर लगता है कैसे इनसे बात करें, कैसे उनसे बात करें। तो हॉस्टल में बहुत सारी चीज़ सिखाई जाती है। और अब अभी आपके हॉस्टल में ऐसे ऐसे सीनियर हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। बहुत सारे हॉस्टल में सीनियर मिलेंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे सिलेक्टेड मिलेंगे। कोई टीचर की तैयारी कर रहा है, तो कोई यूनिवर्सिटी में वो ये क्या बोलते हैं, नेट जेआरएफ करके वो है दे रहे हैं, क्या नाम है, प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अपना, जो भी है रिसर्चर हैं।
तो इन लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। आपको कोई भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड दिक्कत होती है तो हॉस्टल के लोग देते हैं। अब मुझे कभी भी कोई समस्या होती है, मेरा हॉस्टल हमेशा मेरे लिए खड़ा रहता था। जैसे मान लो कभी तबीयत भी खराब हो गई तो आपको पूछने के लिए कम से कम 50 लोग हैं, आपका हमेशा साथ देंगे। लेकिन यही अगर आप बाहर हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, कौन जानता, बहुत कम ही लोग ऐसे मिलते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति भैया उस हिसाब से ठीक भी नहीं थी, इसमें कोई कहने में गुरेज भी नहीं है, क्योंकि 5 बहनें, आप भाई 2 थे और उसके बाद फिर पिताजी ही एक अकेले पूरा परिवार की जिम्मेदारी निभाने। कभी ऐसा हुआ है कि महीने का खर्चा घर से ना आया हो? और ये सब मोमेंट तो जीवन में बहुत यादगार। ऐसा लाइफ में जीवन में तब आया था जब जैसे कोरोना का टाइम था। उस टाइम जैसे फल वल की दुकान ही चलती थी, तो उस समय अब हम लोग यहाँ ऐसा नहीं होता कि सेविंग बचा के लोग रखते हैं, उतना तो आता है ख़त्म होता है, रोज का कमाना खाना होता है। तो उस टाइम ऐसा था कि 3-4 महीने तक सारी दुकानें वगैरह बंद थी, तो उस टाइम बहुत दिक्कत हुआ था। तो मेरे दोस्त थे, उनके घर से राशन वासन आता था, तो वैसे ही खर्चा हम लोग चलाते थे, कैसे करके मैनेज करते थे, यहीं रहते थे। तो उस समय मतलब थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है सबको, मतलब बुरा लगता है, लेकिन अपनापन जो फील होता है, मतलब अपनापन तो बहुत, दोस्त जो है कंधे से कंधा मिला के जब खड़े रहते। अच्छा, दोस्तों का क्या रोल रहा आपकी लाइफ में भैया? दोस्त तो मतलब मैं क्या ही बताऊं, मेरे को तो परिवार से बाद मतलब दोस्ती ऐसे हैं जिनको मैं इतना तवज्जो देता हूँ, मानता हूँ। जब मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, कैंसर से पीड़ित थी, तो उस टाइम मेरा पीसीएस का इंटरव्यू भी मेंस था, इंटरव्यू भी था। तो मेरे दोस्त थे, हमेशा यहाँ से लेकर वहाँ तक हमेशा दौड़ते रहते थे, हमेशा मेरा हेल्प किया। यहीं इलाहाबाद में मेरी मम्मी भर्ती थी, तो पूरा हमेशा मेरे साथ चलते रहते थे, जाते रहते थे, कोई भी काम होता था, कोई भी चीज़ें होती थी तो हमेशा मेरा साथ दिए यहाँ पर। तो दोस्त मतलब मैं क्या ही बताऊँ, उन्हीं से तो मोटिवेशन मिलता था हमेशा मेरे लिए। हमेशा कभी देखेंगे तो जितना मैं खुश, मेरे सिलेक्शन में मैं खुश हूँ, वो भी खुश है, बहुत खुश है। उस टाइप के नहीं हमारे दोस्त की वो यार ये हो गया कैसे पहलेगा, उनको तो ये लगता है कि यार ये हो गया तो हमारे अंदर भी कम से कम वो आ गया है कि हम भी हो जाएंगे, हमारे अंदर, उनके अंदर भी थोड़े जज्बा आ गए और वो तैयारी भी अच्छे से कर रहे हैं कि यार थोड़ा सा एक उनको मोटिवेशन भी तो मिलता है लोगों को, जब अपने 20 के लोग किसी का होता है। तो ऐसे दोस्तों का भी तो बहुत सपोर्ट रहा है, और दोस्त तो मतलब जीवन में बहुत महत्व है। आज मैं इलाहाबाद आया भी हूँ तो इसका कारण कहीं ना कहीं ये कि दोस्तों से मिल लूंगा अच्छे से। हाँ, आज आप घूमने भी आए हैं क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग भी जिला शामली भैया आपको अलॉट हुआ है। हाँ। तो यूपी पीसीएस की जर्नी बहुत ही शानदार आपकी रही। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में भी आपने बताया। कुछ ऐसी यादें इसी विश्वविद्यालय से जो आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित हुई हों, या वो याद कभी आप भूल ही नहीं सकते इस विश्वविद्यालय की? इस विश्वविद्यालय में जैसे तैयारी का तो पहले मैं बताऊं, तैयारी का तो मुझे जब यहाँ आया था तो मेरे मन में ये था कि यूपीएससी की तैयारी करना है। आए यहाँ सोचा, फिर जैसे हॉस्टल में गया तो एक बार हॉस्टल में मेरी रैगिंग हुई। तो रैगिंग इन द सेंस उस टाइप का नहीं था, बुरा टाइप में। वो लोग सवाल पूछे गए, एक तरह से इंट्रो कह सकते हैं, नॉर्मल सा इंट्रो था। तो उसमें रूम में मुझसे पूछा गया कि ये बताओ यूपीएससी का फुल फॉर्म बताओ। तो मुझे यूपीएससी का फुल फॉर्म नहीं आता था। फिर पीसीएस का फुल फॉर्म बताओ, ये सब नहीं आता था। फिर तमाम सारे क्वेश्चन पूछे लोगों, मतलब कि यार पीसीएस का गठन कब हुआ, यूपीएससी गठन कब हुआ, कुछ तो जानते हो इसके बारे में। तो उस टाइम मेरे से कम से 50-60 सवाल पूछे, मैं एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। तो उस दिन का मैं याद करता हूँ तो अभी मुझे अजीब सा लगता है। मतलब कहता हूँ यार, एक समय ऐसा था कि जब मुझे इसका फुल फॉर्म नहीं आता था, और आज ऐसा है कि मैं उसको क्रैक करके यहाँ तक आया हूँ। तो वो भी एक जीवन का बहुत टर्निंग पॉइंट था। वहाँ भी चीज़ें सीखा मैंने जीवन में, बहुत सारी चीज़ें थी। जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो यहाँ की चीज़ों से मतलब मोटिवेट होता था। यहाँ पे मतलब यहाँ के मतलब कण कण में ना वो है, अपनापन सा फील होता है यूनिवर्सिटी के, कि जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोग जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी ज़मीन तो बना ही देते हैं, और यहाँ के लोग बहुत मिट्टी के बने हुए हैं, बहुत मजबूत जो है निर्माण करते हैं। अभी भी आपको बाहर अगर जहाँ भी जाएं तो जैसे हम ही हैं, हम कहीं भी जाते आते हैं तो बहुत सारे। आपकी बैच में कितने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रहे हैं सीनियर्स? अभी जैसे हमारे बैच में जैसे 93 डीएसपी थे, उसमें से अभी देखेंगे तो कम से कम 15-15 तो लगभग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं। कोई ये है कि कोई 2010 का पास आउट है, कोई 2005 का पास आउट है, 2012 का पास आउट है। तो ऐसे तो बहुत लोग हैं यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी केवल डीएसपी में। और मतलब ऐसे लोग हैं जिनका यहाँ से जुड़ाव है। काफी लोग यहाँ से पीएचडी किए हुए हैं जो सिलेक्शन हुए। 3 लोग ऐसे हैं जो हम लोग सेम बैच के हैं, एक ही साथ पढ़े हैं, सेम डिपार्टमेंट में पढ़े हैं, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में। तो तीनों लोगों का साथ ही हो गया सिलेक्शन। तो यहाँ पे ये है कि जैसे आप बाहर भी जाते हैं तो आपको बाहर जाएंगे अधिकारी मिलते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। अगर आपने नाम बताया आप वहाँ से पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं बहुत एक सपोर्ट होता है उनकी तरफ से, मोरली सपोर्ट होता है, बहुत अंडरस्टैंडिंग रहती है। वो अपनापन सा फील आता है कि अगर अरे लगेगा कि ये हमारे हॉस्टल के, हमारे यूनिवर्सिटी के सीनियर हैं, वो भी समझेंगे कि हमारे यूनिवर्सिटी के जूनियर है, तो थोड़ा अपनापन सा फील होता है। वो लोग बहुत हेल्प करते हैं।
तो इसका तो एक अपना अलग ही मतलब फ़ायदा है यूनिवर्सिटी से जुड़े होने का। अच्छा, जैसे कि माँ बाप का बहुत बड़ा रोल किसी के जीवन में रहता है, और आजकल के बच्चे हम देख सकते हैं कि वो माँ बाप से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़्यादा मतलब तवज्जो देते हैं, और माँ बाप को वो भूलते जाते हैं, क्योंकि मोबाइल एरा हो चुका है, सोशल मीडिया का ज़माना हो चुका है, रील्स के लिए लड़के आज ज़्यादा आ रहे हैं, रील्स वाले। तो माँ बाप भी जब फ़ोन करते हैं तो बच्चा, हाँ मम्मी फ़ोन कर रहा हूँ मैं जल्दी से, दोस्तों का फ़ोन आता है वो उठा लेता है। तो माँ बाप का रोल भैया जीवन में किसके कितना महत्वपूर्ण होता है? देखिए, माँ बाप का तो मतलब रोल ही रोल है, मतलब उनको तो मतलब कोई तुलना ही नहीं कर सकते। दोस्त देखिए, दोस्त जीवन का एक पार्ट है कि एक साइड में आपको चीज़ें मिल जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो अपने माँ बाप से आप शेयर नहीं कर पाते, वो चीज़ें दोस्त से करते हैं। लेकिन माँ बाप तो सब कुछ है इस लाइफ में, मतलब वो आपको यहाँ तक बड़ा करके यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों से मिलने के लिए वही सक्षम बना रहे हैं कि यहाँ पे आके नए नए दोस्त बना पा रहे हैं। जिस मोबाइल से रील्स बना रहे हैं, मोबाइल भी वही ला के दे रहे हैं। तो फिर माँ बाप तो मतलब हम तो ऐसा नहीं कहेंगे कि ऐसे लोग करें, क्योंकि मैं तो अपने जीवन में जब दिल्ली गया पढ़ने, कैसे कैसे जाके बड़े एफर्ट लगा के तो दिल्ली गया पढ़ने। फिर यहाँ भी आया तो 5-6 साल 7 साल मैंने पढ़ाई में इधर जब बिता दिया घर से दूर, तो माँ बाप की इतनी अहमियत समझ में आती थी। अब पछतावा होता है कि यार अब सिलेक्शन के बाद जब मौका आया कि उनके साथ रह पाऊँ, उनके साथ मिल पाएँ, तो अभी वो है नहीं साथ में, तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। किसी के मम्मी पापा को देखता हूँ तो अपने मम्मी पापा की याद आती है, और ये मौका कभी आपको मिलेगा नहीं जीवन में। जब तक आप हैं तब तक अपने माता पिता की हमेशा रिस्पेक्ट करिए और हमेशा साथ रहिए। मैं नहीं उस टाइम हमेशा 6 महीने पे 2 बार 3 दिन के लिए जाता था घर, उतने में ही मम्मी पापा खुश होते थे। लेकिन अब पछतावा होता है कि क्या होता है इम्पोर्टेंट। अब जहाँ भी होंगे वो आपको देख रहे होंगे, जो नहीं भैया ईश्वर जो चाहता है वही वो करता है, और कभी कभी भगवान बहुत क्रूर भी सबके साथ कर सकता है और वैसा भी, लेकिन जहाँ भी होंगे वो आपको देख रहे होंगे। अब आप उनके सपने को साकार करें। पता नहीं कितने लोग ऐसे आप से प्रेरणा लेंगे, और जीवन में अब कितने लोगों की आप मदद करेंगे वो आप खुद ही जानते हैं। अच्छा भैया, जैसे अब सवाल हमारा यहाँ पे चल रहा है क्योंकि अभी यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स आने वाला है, और आपने यूपी पीसीएस को किया कि आप यूपीएससी की भी तैयारी करते थे। तो जो बच्चा यूपीएससी यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहता है वो अपनी जर्नी की शुरुआत कहाँ से करे? देखिए, तैयारी की शुरुआत जैसे आप करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग एनसीईआरटी से करते हैं, ठीक। अब बहुत सारे लोग डायरेक्ट बुक कोई लेते हैं या फिर कोचिंग से करते हैं बहुत सारे लोग। जैसे मान लीजिए अगर आप कोचिंग से कर रहे हैं तो कोचिंग से करना है तो कोचिंग जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाता है, ठीक, तो वो जो से नोट्स बना के देते हैं, तो नोट्स को अपने समराइज करते जाइए, ठीक। कोई ज़रूरी नहीं कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी में चीज़ें जैसे कि क्या है ना, अलग से नहीं आ जाती है। मान लीजिए लेट्स से अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा, तो ऐसा नहीं है कि कोचिंग में पढ़ाया तो चीज़ें वो अलग पढ़ा देगा। अगर गंगा नदी पढ़ा दिया तो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी पढ़ा दिया, तो ऐसा नहीं एनसीईआरटी में अलग है यहाँ अलग है। हाँ, सेम एक ही है वो। हाँ सेम चीज़ है, वो भी पढ़ाएंगे सेम। बहुत सारी बुकें जो अब आती है ना मार्केट में, वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से चीज़ें लेके छापते हैं, तो ये स्टैंडर्ड भी बुक जो होती हाँ है ना भैया। ये भी फायदा होता है आपका। तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सोर्स में ना बहुत ज़्यादा भागने की जरूरत है। मार्केट में क्या होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार चलो मॉडर्न इंडिया पढ़ना है तो मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम पढ़ लो, बिपिन चंद्रा पढ़ लो, ये सब पढ़ लो। क्वेश्चन कितना आता है उससे? क्वेश्चन आपका आएगा इस उससे बार 10। तो यूपीएससी में भैया पूरा एंसेंट वही पूछ लिए थे घुमा के, वही एक ही बात है सवाल कि मॉडर्न से आया था। जैसे आप पीसीएस देते तो पीसीएस में 7-8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आते हैं। 7-8 9 क्वेश्चन अगर आपके आएंगे तो कभी भी आप उठा के देख लेना। अगर आप किसी कोचिंग वोचिंग से किए तो नॉर्मली 5-6 क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन के लिए आप क्यों जाएंगे 1000 पेज पढ़ने? तो मतलब स्ट्रेटजी अगर आपकी सही हो ना तो आपको कम पढ़ने से ही मतलब चीज़ें हो जाएंगी। तो ये है कि ज़्यादा पढ़ने की अपेक्षा कम पढ़ो, सॉलिड पढ़ो। जितना पढ़ो बहुत कई बार रिवीजन करो, अपना स्मार्ट स्टडी करो। मैंने बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ी, एक ही बुक पढ़ा है। वो भैया तो वो मतलब बुक लिस्ट बता दीजिए कौन कौन सी बुक बच्चे। देखिए, मैंने ना कोई स्पेशल स्टैंडर्ड बुक वगैरह जो होती है सब लोग पढ़ते हैं, मेरा तो अपना नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा है बहुत ज़्यादा। मैं तो ज़्यादातर टेस्ट सीरीज पे फोकस करता था, मैं बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाता था। तो मैंने जैसे पीसीएस के लिए पीसीएस यूपीएससी की दोनों कंबाइंड तैयारी की है। तो मतलब पीसीएस में यूपीएससी में मेरे जीएस में नंबर बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, वो थोड़ा सीसैट में गड़बड़ हो जाता है 1 आध नंबर से, तो सीसैट में रुक जा रहा है। तो क्या है कि जैसे मैंने ग्रेजुएट पहले कोचिंग ज्वाइन किया दृष्टि में, तो दृष्टि के तो मेरे जितने कोचिंग के नोट्स थे उनको पहले मैं समराइज करके शॉर्ट नोट्स बनाया। फिर उसके बाद दृष्टि का ही क्विक बुक है, उन सारी क्विक बुक को उसमें से जो चीज़ें जहाँ से हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि उसकी साइंस की बुक अच्छी है जहाँ से हम पीसीएस के लिए बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। साइंस है, इन्वायरमेंट की अच्छी है आपकी। फिर हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, अच्छा पॉलिटी भी उसका सही है। पॉलिटी अगर आप लक्ष्मीकांत स्टार्टिंग से पढ़े तो लक्ष्मीकांत स्टार्टिंग से पढ़ लीजिए, नहीं तो उसका भी पढ़ेंगे तो सही है। कोई ऐसा नहीं है कि पीसीएस में प्रीलिम्स में तो बाहर नहीं आता है, हालांकि लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो सही रहेगा।
और बाकी सारी चीजें जैसे कि साइंस टेक के लिए भैया, साइंस टेक के लिए तो आप ये पढ़ लीजिए, उन्हीं का सही है। नहीं तो या अगर आप किसी कोचिंग वोचिंग का, जैसे ओनली आईएएस का एक नोट्स आता है ऐसे, मतलब उसका चाहे तो ओनली आईएएस का नोट्स पढ़ सकते हैं, शॉर्ट में आता है ऐसे साइंस टेक का। और ज्योग्राफी तो आपका रहा ही बैकग्राउंड। ज्योग्राफी तो मेरा ऑप्शनल आया था, तो मैंने कई सोर्स से पढ़े हैं। तो लेकिन अगर उसके लिए आप अगर एक कोई बुक रखना हो तो ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। हाँ 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी आपका बहुत अच्छा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कुछ कुछ सब्जेक्ट एनसीईआरटी चाहे तो पढ़ना चाहिए, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया। पॉलिटी की तो पढ़नी चाहिए मेरे ख्याल से, 11th 12th की। और हिस्ट्री है, हिस्ट्री का पढ़ लीजिए आप, बहुत अच्छा आता है। ज्योग्राफी का बहुत अच्छा है। तो 2-3-4 सब्जेक्ट की तो आपको ये एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए, अच्छा रहेगा। अच्छा, जैसे कि भैया नोट्स आप कैसे बनाते थे कि मतलब जैसे पढ़ते शॉर्ट नोट्स, जो बच्चे कहते हैं कि नोट्स हम कैसे बनाएं, इस पे बहुत ज्यादा लोग नोट्स देखिए क्या होता है कि किस लिए जरूरी होता है ये पहले जान लीजिए। कि जैसे क्या है कि अगर आप एग्जाम आ रहा है, जैसे मान लो एग्जाम आ रहा है, एग्जाम के टाइम क्या होगा कि पता चलेगा कि यार हिस्ट्री पढ़ा था पूरा भूल गया। आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, पता चलेगा 1-1.5 महीने तक हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा, फिर अगला सब्जेक्ट पढ़ने जाए तो वो खत्म हो जाता है दिमाग से। लगेगा आपको, ऐसा लगेगा कि मैं भूल गया हूँ, लेकिन वो चीज़ें भूल ही नहीं रहती है, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहता है। जब आप सामने आता है तो चीज़ें वो हो जाती है, याद आती हैं। तो उस समय क्या होता है, कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो जाता है। बहुत सारे लोग इसकी वजह से एग्जाम में फेल कर जाते हैं कि वो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। बहुत लोग एग्जाम नहीं देते हैं, कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम दूंगा, ऐसे करते करते बहुत सारे टाइम लग जाते हैं, बहुत सारे अटेम्प्ट लग जाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है ना कि जो उसका की पॉइंट है उसको समराइज कर ले, 2-4 पेज में। एक चैप्टर है उसका 2 पेज में समराइज करके शॉर्ट नोट्स बना लिए, ताकि मेरे माइंड में ये रहे कि यार इस चैप्टर में ये चीजें हैं और ये कीवर्ड्स हैं, इतना मुझे पढ़ना है, इतना तो मेरे दिमाग में होना ही चाहिए, इतना नहीं है तो बेकार है। मतलब इसलिए इस तरीके से अपना शॉर्ट नोट्स मतलब बनाना चाहिए। मैं ऐसे ही बनाता था, मतलब मेरा यही था कि यार मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ता था तो करंट का भी शॉर्ट बना लिया कि यार ये टॉपिक है, इसका कीवर्ड्स क्या क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सारी चीज़ें नहीं पढ़नी होती है, कुछ चीज़ें, कुछ जो जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, उसको चीज़ों को समझ के आप वो करिए। ये सर। अच्छा, जैसे कि भैया करंट के लिए आप क्या फॉलो करते थे, अभी भी फॉलो करते होंगे आप? क्योंकि करंट के लिए मैं विजन का 365 जैसे मेंस के लिए पढ़ता था स्पेशली। देखिए क्या है कि पीसीएस के लिए आप पढ़ना हो तो घटना चक्र या घटना सार का आता है प्रीलिम्स के लिए, ठीक। इससे तो आप पीसीएस के लिए पढ़ लीजिए। अगर आपको मेंस के लिए पीसीएस के लिए पढ़ना है तो विजन का 365 आता है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप करंट का टॉपिक निकाल सकते हो। वो सारी चीज़ें पढ़नी नहीं होती, उसमें बहुत सारा चीज़ होता है। यूपीएससी के लिए मैक्सिमम चीज़ें उसमें होता है, पीसीएस के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो टॉपिक वाइज करंट की चीज़ें क्या है उससे निकाल के अपडेट कर लीजिए। फिर जैसे मेंस जब लिखते हैं तो उसमें डेटा का, रिपोर्ट का, इंडेक्स का, ये सब चीज़ों का यूज़ करना होता है, तो जिससे आपके क्वेश्चन आंसर जो बेहतर होते हैं। तो उसके लिए आता है 1-2 कोचिंग, जैसे ओनली आईएएस का आता है, ओनली आईएएस पीडब्ल्यूडी का आता है, एक रिपोर्ट का, डेटा का, इंडेक्स का, करंट का, तो उससे आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जैसे लिखते हैं, कभी भी क्वेश्चन लेते हैं जैसे, तो किसी का मान लीजिए वुमेन रिलेटेड है तो उनके शिक्षा का हो गया, चाहे हेल्थ का हो गया, जो इससे डेटा अपडेट होता है, ये चीज़ें थोड़ा आपको वहाँ से काम। फिर इकोनॉमिक सर्वे है तो उससे कुछ डेटा उठा लीजिए, उससे कुछ काम की चीज़ें उठा लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे, बजट है, वहाँ से चीज़ें। तो जैसे मेंस का जब लिखते हैं हम क्वेश्चन है तो वहाँ कई सारी चीज़ों से ना आप चीज़ें जोड़ जोड़ के वहाँ पे आंसर को बेहतर बनाते हैं, वो चीज़ें होता है। बाकी प्रीलिम्स के लिए आपको पढ़ना है तो घटना सार, घटना चक्र इनफ है, मतलब कि। अच्छा, जैसे कि पूर्वावलोकन घटना चक्र की सॉल्व आता है, हाँ जो हाँ अलग अलग विषय के लिए, तो हाँ, उसको भी आपने किया उसको है? तो वो तो मतलब एकदम मेन है, वो तो बेसिक है, वो तो नहीं करेंगे तब तो बहुत दिक्कत होगी। देखिए मतलब क्या घटना होता है, चक्र रामबाण है। हाँ जैसे मान लीजिए कि मैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि फैक्ट रटते हैं, मैं तो रटता नहीं हूँ। मैंने तो घटना चक्र को 8-8 बार पढ़ा है, कम से 8-8 कम बार? 7-8 बार हर सब्जेक्ट का पढ़ा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मैंने कम से कम 15-20 बार लगाए होंगे, क्योंकि जैसे कहीं कोई टेस्ट दे रहे हो वहाँ प्रीवियस ईयर रिविजन हो गया पूरा अच्छे से। फिर क्या है कि एक बार तो पूरा ऐसे, पूरा एक बार हिस्ट्री का लगा दिया 20 साल का, एक बार ज्योग्राफी का लगा दिया 20 साल का, एक बार साइंस का लगा दिया 20 साल का, ऐसे ऐसे करके मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत लगाए। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने से ये होता है ना कि आपको ये आइडिया लग जाता है कि यार पहले इतने इतने क्वेश्चन इस पोर्शन से आते थे, अब इस क्वेश्चन इस पोर्शन से इतने इतने क्वेश्चन आते हैं। पहले क्या है कि पहले यूपी स्पेशल का पोर्शन मतलब ज़्यादा आता था, अब थोड़ा कम हो गया। तो आपका दिमाग काम करेगा कि यार मुझे इस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, और उस सब्जेक्ट में भी प्रॉपर किस टॉपिक से आता है, कितने किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपका दिमाग काम करेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, घटना चक्र, ये सारी चीज़ें इसीलिए बहुत ज़रूरी है। और आपको घटना चक्र पढ़ने से होता है कि फैक्ट याद हो जाते हैं। अगर आपने क्वेश्चन में के रूप में कोई चीज़ दिखा है, सॉल्व किया, उसे 5-6 बार सॉल्व किया है,
तो जब आप एग्जाम देखते हैं सेम क्वेश्चन तो तुरंत याद हो जाता है, दिमाग काम करता है उसमें। और मैक्सिमम लोगों का देखिए एग्जाम में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इजी क्वेश्चन गलत कर लेते हैं, तो इन सब चीज़ों से इजी क्वेश्चन गलत नहीं होते जल्दी। अभी तो प्रीलिम्स जैसे यूपी पीसीएस का इस बार का प्रीलिम्स 1 महीने बचा हुआ है, लगभग 1 महीने कुछ दिन बचे हुए हैं, तो अंतिम महीने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? अंतिम महीने का देखिए स्ट्रेटजी क्या है कि जैसे आपने अभी तक जो पढ़ा बेसिक, मेनली फोकस आपको बेसिक पे तो थोड़ा बहुत रिवीजन करिए, क्योंकि अभी आप मैं मान के चल रहा हूँ कि जो इतने दिन से पढ़ रहे हैं लोग तो रिवीजन तो कर ही रहे होंगे। मेनली फोकस जो है कि रिवीजन पे करिए, और करंट पे इस समय करंट बहुत ज़्यादा फोकस करिए, जितना आप करंट पढ़ पाए। करंट हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, यूपी का करंट हो गया, इकोनॉमी सर्वे बजट वगैरह थोड़ा बहुत दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा इससे तो नहीं आता है, लेकिन हाँ इससे भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। स्कीम हो गई, जैसे कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं चुनिंदा टॉपिक जिससे क्वेश्चन मतलब यूपी पीसीएस में आता ही है, तो इन टॉपिक को लास्ट में पढ़ना चाहिए, जैसे कि रिमेंबर रहता है अच्छे खासा। जैसे कि स्कीम आप पढ़ेंगे कम से कम 40-50 स्कीम पढ़ लीजिए, तो स्कीम में कभी कभार ईयर मिलान करने के लिए आ जाता है, लाभार्थियों का मिलान करने के लिए आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो स्कीम पढ़ लीजिए अच्छे से। इकोनॉमी सर्वे बजट थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, और ये करंट है तो फोकस करना है, और यूपी स्पेशल लास्ट टाइम तो ये पढ़ना चाहिए। अच्छा, न्यूज़पेपर पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे भैया आप? मैं न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ता था, बहुत सारे लोगों का हुआ था कि यार न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो द नहीं होगा, हिंदू पढ़े बिना द हिंदू सिलेक्शन पढ़े होगा ही बिना। नहीं। भैया मेरे से नहीं हो पाता था, क्योंकि देखिए हिंदी मीडियम का हूँ, द हिंदू में बढ़ के बैठो 1.5 घंटा 2 घंटा, इंग्लिश समझ में नहीं आता उतना बेटर, तो मैं उसको 1-1.5-2 घंटा लेके बैठने से मेरा टाइम ही तो खराब हो रहा है। और जबकि हिंदू का ट्रांसलेट करके पूरा वो करके जब मैगजीन दे रही है कोचिंग, तो हम क्यों वहाँ पे अपना एफर्ट लगाएं। बाकी जो इंग्लिश मीडियम के उनके लिए पढ़े तो फायदेमंद भी है, बहुत फायदेमंद। बहुत देखिए न्यूज़पेपर में ये नहीं करा, फायदेमंद तो है, जिसको रेगुलर पढ़ना है वो पढ़े, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो दिमाग में ये मत बैठाइए कि यार न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो नहीं होगा सिलेक्शन, ये तो दिमाग में मत जैसे बैठाइए। एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो तो नहीं सिलेक्शन नहीं होगा, हमने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ना देखा है। है, पढ़ा है, और ना ही न्यूज़पेपर पढ़ा है। हाँ मानसिक दबाव की वजह से, लोगों के दबाव की वजह से ले लेता था, दैनिक जागरण लेता था, पढ़ता नहीं था कभी। तो लेकिन अच्छा ऐसा भी हुआ कि जैसे आपने बताया एनसीईआरटी आपने नहीं पढ़ा, न्यूज़पेपर आपने नहीं पढ़ा, और क्या क्या आपने नहीं पढ़ा कि जिससे सिलेक्शन हो गया? देखिए बहुत सारी किताबें हैं, जैसे स्पेक्ट्रम है, विपिन स्पेक्ट्रम भी चंद्र, आपने नहीं पढ़ा? स्पेक्ट्रम है, विपिन चंद्रा, लक्ष्मीकांत, ये सब कुछ नहीं पढ़ा है हमने। बस आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ये बस सब? कोचिंग का नोट्स और अपना दृष्टि का बुक था, क्विक बुक, वहाँ से पढ़ा। मैंने जो सबसे ज़्यादा फोकस किया ना, वो मैंने फोकस किया करंट की चीज़ों पे। मैंने टेस्ट सीरीज बहुत लिखा, जैसे क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए पॉलिटी से क्वेश्चन है, पॉलिटी से कम 300-400 क्वेश्चन लिख दिए, तो क्वेश्चन में मैक्सिमम चीज़ें आ जाती थी। फिर करंट से चीज़ों को जोड़ के देखना, मैंने जैसे करंट की वीडियो वगैरह ज़्यादा देखता, तो वहाँ से चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जैसे प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा सॉल्व किया, तो ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बुक में डीपली में जाओ, तो वहीं से चीज़ें हो जाती है। ऐसा नहीं है आपको, आप प्रीलिम्स देते भी तो आपको कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैक्सिमम 60%। यूपीएससी में तो बहुत कम है, यूपीएससी में तो 45% आप 40-45 इस बार तो और कम कट ऑफ गई थी। 45% आप करिए, आपका पीटी निकल जाएगा। पीसीएस में आपका 60-65% करिए, पीटी निकल जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि आपको 100 में 100 करना है। तो ये है, बाकी उतना ही पढ़िए जहाँ मतलब जितना से लगे कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाए, उतना पढ़िए आराम से। ऐसा नहीं कि उसी में प्रीलिम्स में डूब जाना है, मेन मेहनत फोकस तो मेंस पे है। अच्छा, आंसर राइटिंग कैसे करनी है भैया? आंसर राइटिंग देखिए बहुत लोग आंसर राइटिंग से ना डरते हैं कि यार ये पता नहीं मैं अच्छा लिख रहा हूँ कि नहीं, कैसा करूँगा कैसा नहीं करूँगा, सोचेंगे अगर 1 दिन 2 दिन लिखेंगे फिर भूल जाएंगे, यार छोड़ो बाद में लिख लूँगा जब आएगा एग्जाम तब। तो ये है ना कि पहले आप लिखिए, शुरू करिए। पहले आप खराब लिखेंगे, थोड़ा बहुत दाएं बाएं होगा, देख देख के लिखिए। मैं ये कहता हूँ कि यार अगर आपको लिखने नहीं है तो पहले देख देख के लिखो। तुम देख देख के लिखे भी रहोगे ना, तो तुम्हें दिमाग में चढ़ा रहेगा कि यार हमने ये लिखा है, आगे चीज़ें वो कहीं ना कहीं तुमको रिमेंबर आ जाएंगे। धीरे धीरे लिखते 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 तो जब हैबिट हो जाएगा ना, तब आप अच्छा और लिखने लगेंगे। मैं भी लिखता था स्टार्टिंग में, तो मेरे को भी लिखना नहीं आता था। 200 शब्द में लिखना है तो उसको 400 शब्द में लिख देता था, क्या लिखना है पूरा छाप देता था, किताबें छाप देता था ऐसे। तो स्टार्टिंग में दिक्कत हुई, लेकिन फिर देखते 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 अभी तो कोई क्वेश्चन दे दो, बहुत दिन का पढ़ा हुआ, फिर भी दिमाग में आएगा 2-4 पॉइंट, तो उसके बारे में अच्छा अच्छा लिख दूंगा। उसकी भूमिका कैसे बनाना है, निष्कर्ष कैसे लिखना है, सारी चीज़ें आपको मेहनत से आती है बहुत। अच्छा, इंटरव्यू में भैया आपसे कुछ सवाल आपके माता पिता, क्योंकि आप जब इंटरव्यू दे के बाहर आए थे तो वहाँ सवाल पूछा गया था कि इंटरव्यू में, जैसे कि इंटरव्यू का प्रोटोकॉल अब हो गया है कि वो उसमें आपका जिला नहीं पूछते, आपका फैमिली बैकग्राउंड वगैरह ये सब चीज़ें नहीं पूछते ज़्यादातर। मतलब अब थोड़ा चेंज हो गया है, तो ये सब चीज़ों से नहीं पूछा गया, बहुत डायरेक्ट सवाल थे, करंट से चीज़ें थी। तो नंबर भी अच्छा, मुझे इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा नंबर मिला था, 68 नंबर, 68। अब आयोग में जो है कि 100 में आपको 75 हाईएस्ट दिए जाते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो मिलता नहीं है। उसमें 68 था, वो भी जिस टाइम इंटरव्यू था उसी समय मम्मी की डेथ हुई थी, तो मैंने ज़्यादा पढ़ा वढ़ा नहीं था, ऐसे ही दे दिया था, मतलब कम ही प्रिपरेशन में ऐसे दिया था। तो फिर भी
किस्मत अच्छी थी, अच्छा गया। और ईश्वर की भी महिमा थी, आपके माँ बाप पे कर्म थे और आपकी भी बहुत कठोर तपस्या रही कि जिसका परिणाम ये रहा कि आप आज एक समाज सेवक के रूप में, एक प्रशासक के रूप में आज शामली जिले में आपकी नियुक्ति हुई है भैया। तो आपका बहुत ही धन्यवाद इस एक खूबसूरत सेशन में जुड़ने के लिए। एक आखिरी मैसेज बच्चों के लिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए, क्योंकि आप इसी प्रांगण में खड़े हैं, इसी बरगद की छाव में रह के पता नहीं कितने लोग अपने जीवन को बहुत ऊंचाइयों की मुकाम पे पहुंचाते हैं। तो आखिरी संदेश इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे आपको देख रहे हैं, जो भी आपको देख रहे हैं, कि विश्वविद्यालय का क्या रोल होता है किसी के जीवन में। देखिए, विश्वविद्यालय का मैं यही कहूँगा, जितने लोग देखे हैं ना, ये विश्वविद्यालय को अगर आपने अच्छे से समझ लिया और यहाँ पे चीज़ों को जो मिल रही है अगर आपने अच्छे से ग्रहण कर लिया, तो ये आपके लिए एक ना एक दिन कर्म भूमि साबित हो जाएगी, जैसे मेरे लिए है। और कभी भी यहाँ आके आपको डीमोटिवेट फील होने की ज़रूरत नहीं है। या मतलब यहाँ पे तो मैं तो यहाँ आता हूँ, यहाँ की दीवारों से, यहाँ के 6 जगह से, यहाँ मतलब हर चीज़ से यहाँ मोटिवेशन मिलता है कि यार यहाँ पे इतने लोग यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से पढ़े हुए लोग आपको विदेशों तक दिखेंगे, बाहर मतलब बहुत सारी जगह। मैं जब जाता हूँ तो पता चले कि यार फलाने डिस्ट्रिक्ट एसपी है, वो तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सीनियर है। मैं कहीं अभी ड्यूटी में गया था, इलेक्शन ड्यूटी में, वहाँ पे 7 ऑफिसर थे, उसमें से 3 तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के थे। तो ऐसे होता है कि आपको यहाँ डिमोटिवेट होने की जरूरत ही नहीं है। बस अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा ऊपर रखें। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आप अच्छे से रखें और मोटिवेशन, अपने लक्ष्य के प्रति अगर आप मोटिवेट नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। आप मान लीजिए कोई वीडियो देख लेते हैं, बहुत सारे लोग वीडियो देख देख के मोटिवेट होते हैं, उससे क्या होगा? आपको 2 दिन में 4 दिन में चीजें हो जाएंगी। आपके अंदर तलब होनी चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, क्यों आग होनी चाहिए, आग होनी चाहिए। जब तक आपके पास आग नहीं होगी आप वो कर नहीं पाएंगे। मेरे पास ये था कि मैं पढ़ता था दिल्ली जाके, तो 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे मुझे पर डे का पढ़ाई था। मैं नहीं पढ़ता था, मैं दिमाग खराब हो जाता था। मुझे लगता था यार कि मेरे घर वाले यहाँ पे इतना मेहनत करके, मेरी मम्मी जो है कि धूप में जल जल के हमारे लिए पैसे इकट्ठा करके मैं यहाँ भेज रही है, और मैं जो है कि यहाँ आके बिस्तर में आराम करूँ अच्छे से। मम्मी भी कुछ करती थी भैया? हाँ, मम्मी ही तो पढ़ाती थी, बेचती थी वो दुकान पे। तो मम्मी ने इतना मेहनत किया हमारे लिए। उन्होंने जो है कि अपने कर्जा वर्जा लेके, गहने उन्हें गिरवी रख के हमारे लिए 1,25,000 फीस दिया था। तो हमने एडमिशन लिया था कोचिंग में। अगर उस कोचिंग का फीस का मैं यूटिलाइज ना करूँ तो फिर वो तो चीज़ें मेरे लिए बेकार है ना। तो मोटिवेशन मतलब अब मुझे मोटिवेशन का वीडियो देखना पड़े तो मेरे लिए बेकार है, धिक्कार है मेरे पे। मैं मोटिवेशन का वीडियो क्यों देखूं? मजदूर, किसी के पिता किसान, किसी बहुत सारे ऐसे बच्चे भैया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो मैक्सिमम। देखिए, बात है ना कि आप जिस भी पृष्ठभूमि से आए उससे रोना नहीं है। ऐसा कि नहीं मैं ऐसा हूँ, मैंने इस चीज़ को लेकर कभी गिल्टी फील नहीं किया। मैंने ये किया, मैंने संघर्ष मैंने नहीं किया, मैं संघर्ष तो मेरे घर वालों ने किया मेरे लिए। तो हमें उस चीज़ से बाहर निकलना है, हमें उनको एक अच्छी जीवन दिलाना है, उन्हें अच्छा एक जीवन जिलाना है उन्हें, और एक उन्हें अच्छी स्थिति में पहुंचाना है। उसके लिए आपको एफर्ट लगाना है। वो तो भगवान का दिया हुआ, जब जैसी स्थिति में आ गए वो आ गए, लेकिन अब उसे रोने से कोई फायदा नहीं, और ना ही उसे कोई सिंपैथी लेना है लोगों से। बस ये है कि अपना काम करिए अच्छे से, ईमानदारी से। अगर आप प्रिपरेशन करेंगे क्षेत्र में तो आगे बढ़ेंगे, और यही संदेश है। बाकी अपने माता पिता दोस्तों का बहुत रिस्पेक्ट करते रहिए बस। चलिए, बहुत धन्यवाद सर आपका। अब देखिए, भैया ने तैयारी की, भैया सिलेक्शन भी पा गए, भैया पोस्टिंग भी पा गए। अब भैया की जो भी स्ट्रैटेजी होगी, जो भी इनके नोट्स रहे होंगे, शॉर्ट नोट्स रहे होंगे, वो सब अपन में टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस पे दे देंगे आपको। जब भैया भी यहाँ से मुरादाबाद जाएंगे, फिर वहाँ पे उनकी बहुत सारी किताबें रखी होंगी, उनके नोट्स रखे होंगे, तो वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। जो भी आपको दिक्कत हो, या कमेंट बॉक्स में अगर कोई सवाल भैया से पूछना चाहते हो तो अपने कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को लिख दीजिए। एक अलग से सेशन भैया से ले जाए, क्योंकि अब तो बगल ही आ जाएंगे पोस्टिंग पाने के बाद, या ऑनलाइन भी हम इनका इंटरव्यू ले लेंगे। तो उसमें कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्या करना है, पूरा हम डिस्कस करेंगे। भैया इतना समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और आप जो है कि छात्रों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि अच्छे लोगों से उनको मिलवाना। मैंने वीडियो बहुत सारे देखा है कि लड़कों के लिए आपका वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा है। बहुत सारे लोग, जैसे ये लॉकडाउन में घर थे उस टाइम, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो लोग भी आपको अच्छे से बहुत दुआएं दे रहे हैं, इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भगवान आपको और आगे बढ़ाए, तरक्की करे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस हमारा भी सपना है भैया यही, आगे आने वाले समय में हम लोग भी आपकी तरीके से ही प्रेरणा लेके हम लोग भी आगे बढ़े। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बताइए कैसा लगा वीडियो। एक ऐसी कहानी जो आपको झकझोर के रख देने वाली है। इस कहानी से इतना मोटिवेशन आपको मिलेगा, शायद किसी रील्स और किसी के वीडियो देखने के बाद आपको नहीं मिलेगा। अपने माँ बाप का सम्मान करते रहिए, अपनी मातृ संस्था के प्रति ईमानदार रहिए, और अपने अगर टारगेट के प्रति अगर आप ईमानदारी बरतेंगे तो भगवान भी आपके साथ कभी गलत नहीं करेगा, और एक दिन आपको सफलता जरूर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक शुक्रिया।